दोस्तों नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गोविंद लाल ओढ़ पर। आज एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूं और आपको झील के बारे में वो चीज़ें आज जानने को मिलेगी जो शायद आप नहीं जानते। झीलों के इन सौंदर्य के पीछे क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं, कितना बड़ा योगदान इन झीलों को देने वाले झील प्रेमियों ने कितना बड़ा योगदान दिया है। इसकी लड़ाई यहाँ तक नहीं, इसकी लड़ाई जो है वो दिल्ली तक गई है। कैसे गई है और झीलें क्या है, झीलें हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं, जिसको देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। आज उन झीलों की दशा क्या है, प्रशासन ने क्या किया है, लोगों ने क्या किया है, झील प्रेमियों ने क्या किया है, यहाँ के नगरवासियों ने क्या किया है, किसने जहर मिलाया है, किसने जान लेने की कोशिश की है, आज सभी बातें हमको देखने को मिलेगी। तो आशा है कि आप हमारे साथ में झील प्रेमी, झील प्राधिकरण के सदस्य माननीय तेज शंकर जी पालीवाल साहब हमारे बीच में हैं, जो इस झील के एक एक वाक्य से परिचय हैं, और आपकी पूरी टीम। सबसे पहले आपका स्वागत है तेज शंकर जी, हमारे चैनल पे आप आए। आपको आज पूरा मौका मिलेगा कि झील के बारे में आप विस्तार से बताएं, ताकि हमारे लोगों को पता लगे झीलें क्या हैं। तो स्वागत है आपका, शुरू कीजिए। कहाँ से लड़ाई शुरुआत हुई और इन झीलों को राजा महाराजाओं ने क्यों बनाया, और उस समय कितनी आबादी थी? उदयपुर की विश्व प्रसिद्ध पिछोला झील के किनारे हम खड़े हैं। मैं तेज शंकर पालीवाल झील के लिए समर्पित हूँ। वैसे तो युवा अवस्था से हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम जूनियर से जब यहाँ भारी जलकुंभी हुआ करती थी, जलकुंभी को निकालने के लिए एक जन आंदोलन चलते थे, पूरी झीलें जलकुंभी से भरी रहती थी। उसके बाद जो उम्र बढ़ी, जो विचार भी बढ़े, विचारों का विस्तार हुआ, विस्तार होने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी बढ़ी। 87 से तो कंटिन्यूस मैं झील के लिए काम कर रहा हूँ। 87 में अतुल गर्ग के साहब के सामने रंजीत सिंह गटाला, रामनाथ गुप्ता, अदिति मेहता, इन सब की उपस्थिति में एक सामूहिक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये तय किया गया कि झीलों की सफेदी सील्टिंग की जाए, गाज निकाली जाए, झीलों को गहरा किया जाए, जिसमें पानी की आवक बढ़े। उस समय सैकड़ों लोग थे, वेस्टर्न जोन कल्चर सेंटर में मीटिंग हुई, लेकिन सभी ने मना कर दिया। तब जिलाधीश महोदय ने कहा भाई हम मीटिंग ख़त्म करें। तो मैंने खड़े होकर ये कहा, मेरे मित्रों से पूछा, उसमें गोपाल नागर भी था, प्रेम जी कुमावत भी थे, प्रताप सिंह जी भटनागर भी थे, नरेंद्र सिंह राजावत भी थे, गंगाराम, ये कुछ पार्षद भी थे। मैंने कहा यार ये हम मीटिंग में बैठे हैं और इस तरह से अगर ये मीटिंग ख़त्म हो जाए और तो ये मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या आप मेरी मदद करोगे? तब मैंने खड़े होकर कलेक्टर साहब से कहा कल से झील में डिसिल्टिंग होगी और हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कंपटीशन की भावना से हम काम करेंगे। मैं एक दिन शुरू करूँगा चांदपुर गेट पे, मेरे को आगे दिखाने के लिए प्रताप सिंह जी भटनागर स्वर्गीय वो सामने करेंगे जोशों के अखाड़े पे, प्रेम जी कुमावत करेंगे गढ़देवरा, नरेंद्र राजावत करेगा धोलाघाट, गंगाराम तेली करेगा अपने बरमपुर दरवाजे पे, सदीक मोहम्मद करेगा नागा नगरी। इस तरह से मैंने एक ट्रक निकाली, उसने कहा मैंने 1.5 निकाली। इस तरह से एक आंदोलन चला और 1.5 महीने करीब चला। उसके बाद झीलों पे छोटे मोटे मुद्दे उठाते रहे, लेकिन 2004 में सबसे ज़्यादा विकट स्थिति पैदा हो गई कि हाथीपोल के अंदर भंवारे फूटे थे, ढक्कन उड़ रहे थे। और 2006 में जब बाढ़ आई तो हाथीपोल में 1-1 फीट पानी भरा हुआ था थाने के चौकी के सामने वाले स्थिति में, और प्रशासन पूरा हड़बड़ाहट में था कैसे उस पानी को रोके। उस समय क्या है कि मेरी 2004 में रिट थी जो 5 में हाई कोर्ट में स्वीकार हुई। हाई कोर्ट में जब स्वीकार हुई तो मुझे एक मौका मिला कि मैं पता लगाऊं, क्योंकि मेरी जो रिट थी उसमें यह था कि मेरे घर पे सीवर आ रहा है। तो सीवर जब आ रहा था वो सीवर लाइन के अंदर से फूटी होने की वजह से आ रहा था, लेकिन जब झील भरा गई तो झील के अंदर झील का पानी सीवर में जाता हुआ हाथीपोल में फूट रहा था। तब मैंने प्रशासन से कहा कि भाई ये आप जो जल देख रहे हो उसको बंद करने के यहाँ प्रयास कर रहे हो गंगोत्री चांदपुर में। तो यहाँ आकर मैंने रात को अपने हरिजन मित्र था, उसके साथ में एक ढक्कन को खोल के देखा तो सभी में पानी के फुहारे फूट रहे थे, भारी मात्रा में पानी। तब प्रशासन महेंद्र पारिक जी थे यूएटी सेक्रेटरी, उनको बताया, सुनील माहेश्वरी जी को बताया, गुलाब चंद जी कटारिया को बताया।
और एक आंदोलन के रूप में महेंद्र पारिक जी ने वीसी पुनिया को जोधपुर से बुलाया, क्योंकि उदयपुर का प्रशासन तो ये कह रहा था कि झील का पानी नहीं है, पाइपलाइन फूट गई जो पानी है। लेकिन मेरा कहना था पाइपलाइन भी फूट गई हो तो इसमें फुहारे क्यों फूट रहे हैं, क्योंकि ये लीकेज है। तो ये हुआ कि महेंद्र पारिक जी ने बीसी पुनिया को बुलाया, जो सीवरेज में विशेषज्ञ थे। प्रोफेसर बीसी पुनिया जब उदयपुर आए, उन्होंने की पूरी रिपोर्टिंग की और उन्होंने कहा हाँ ये झील का ही पानी है, और अपने सुझाव में उन्होंने दिया कि इन सभी मैन होलों में ग्राउंडिंग कराई जाए। तो उसमें देश भर के ग्राउंडर आए थे, लेकिन उदयपुर का ग्राउंडर जयश्री ट्रेडर्स, उसने जो ग्राउंडिंग की वो ग्राउंडिंग सफल हुई और वो पानी हमने रोका। इस तरह से मैंने करोड़ों लीटर पानी बचाया। उसके बाद निरंतर मतलब सीवर लाइन के अंदर कहीं कहीं रोज कहीं छुट्टी मिल रहा, क्योंकि लाइनें फूटी हुई थी। अब 28 पॉइंट जो जिलाधीश आनंदी जी जो थी 2018 में 9/5/18 को आनंदी जी ने कमेटी बनाई, जिसमें मैं था, डॉक्टर चेलरान थे, अनिल मेहता था, और हमने ये तय किया, झील खाली थी उस समय, तो झील में अंतिम छोर जो है पुराना नावघाट से लगाकर सीसारमा तक हमने झील के किनारे 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 देखा। तो 28 पॉइंट पे सीवर का पानी झील में जाता हुआ नजर आया, जिसकी रिपोर्ट बना के हमने कलेक्टर को पेश की। उन 28 पॉइंटों को बंद कराने में अभी 7-8 जगह मतलब काम हुआ है, सीसारमा में हुआ है। दूसरा फिर क्या, जहाँ जहाँ बड़े बड़े नाले गिर रहे थे, उन नालों को रोहित गुप्ता जी कलेक्टर थे, रोहित गुप्ता जी, सिद्धार्थ सिया की यूएटी सेक्रेटरी, हम सब ने मिलकर पूरे झील का एक राउंड किया और कहाँ कहाँ नाले गिर रहे हैं उन नालों की जगह पे 6 अमृत योजना के अंदर 6 मैन होल बनाए, और 6 मैन होल में जिस तरह एक नेचुरल पे बनाया गया होटल के सामने, एक नाथी घाट पे बनाया गया, एक महाराजा घाट पे बनाया गया, एक नागा नगरी में बनाया गया, एक लाल घाट पे बनाया गया, एक पुराना नाव घाट। इस तरह से 6 मैन होल बनाकर 6 बड़े नाले जो थे उनको रोका। फिर रजनी डांगी जी के समय पे भारत सिंह भी स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद मैंने जो झील के कुमारे में सबसे बड़े बड़े नाले गिर रहे थे उन नालों को भी रोका। दूसरा 2020 में चेतन देवड़ा जी के साथ में उसके अंदर कुमारिया तालाब के अंदर सीवर लाइन के अंदर से कुमारे फूट रहे थे और तालाब भरा हुआ था। तब हमने सबसे ज़्यादा खबर भास्कर ने चली, भास्कर के देवेंद्र जी थे, उन्होंने खबर चलाई और चेतन देवड़ा जी को मौके पे बुलाया। वो शायद 25 या 27 जनवरी थी, उस दिन बुलाया उन्होंने, और उन्होंने आकर ये निर्णय लिया कि सीवर लाइन को झील से बाहर की जाए, और उस पर आज काम चल रहा है। दूसरा, जलीय खरपतवार नियंत्रण के लिए मैं प्राधिकरण की बैठक में जब भी गया, अभी तो मैं पूर्व सदस्य हूँ क्योंकि मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन जब मैं हर मीटिंग में मैं यही कहता आया कि जलीय खरपतवार को नियंत्रण के लिए, ये जो जलीय खरपतवार जो फैली हुई है, इसके नियंत्रण के लिए जैविक विधि का उपयोग किया जाए। जैविक विधि से ग्रास कार्प और कॉमन कार्प मछली है, वो मछली अपने वजन से 3 गुना ज़्यादा जलीय खरपतवार खाती है। तो जिलाधीश महोदय चेतन देवड़ा जी के समय कमेटी बनी मत्स्य विभाग के संयोजन में, और हमने कमेटी बना के ये निर्णय लिया कि ग्रास कार्प और कॉमन कार्प मछली छोड़ी जाए। तो जिलाधीश जी ताराचंद जी मीणा ने 3 लाख रुपये स्वीकृत किए और 3 लाख रुपये मिले हमें। उसमें 1 लाख मछली हमने अभी 50 इसमें पिछोला में छोड़ी है। फिर मत्स्य विभाग के अधिकारियों, मेरे और जिलाधीश महोदय के बीच में बात हुई, तो शेष तालाब जो है उसमें मछली छोड़ने के लिए बात हुई, सहमति बनी, भाई 5 लाख मछली और मंगी जाए, जिसकी प्रक्रिया भी चल रही है। इस तरह से कई 42 करीब के छोटे मोटे नाले थे वो बंद कराए मैंने। आज भी मतलब क्या है कि जलीय खरपतवार के नियंत्रण के लिए मछली छुड़वा रहा हूँ। दूसरा, झीलों का जल जो बह के बाहर जा रहा है उसको रोकने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। अभी भी 2-3 जगह से पानी जा रहा है झील का, वो बराबर कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा, मैंने 4 मुकदमे भी नगर निगम के ऊपर कर रखे हैं। उसमें से एक पहला मुकदमा मैं क्रूज का, जो विशाल क्रूज चलाया जा रहा है झील के अंदर, जिसको हम चलता फिरता रेस्टोरेंट कहते हैं, उस रेस्टोरेंट पे मैं कोर्ट उदयपुर एडीजे 4 से जीत गया हूँ। वो हाई कोर्ट में चल रहा है, 21 तारीख को पेशी है। उसके बाद जरिया, मीट मार्केट और अन्य जगह से जो पानी जा रहा है, वो पानी जा रहा है, उस पानी को रोकने के लिए भी एक न्यायालय में बात दायर किया। मैं काफ़ी वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ कि
ये पानी रुके, और ये पानी आदि सदियों से जा रहा है। जरिया का पानी, मीट मार्केट का पानी, चारभुजा मंदिर का पानी और समोर बाग का, इन चारों पानी को रोकने के लिए मैंने काफ़ी कोशिश की, कई प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मजबूरन मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय में बात चल रहा है, 3 फरवरी को पेशी है। उसके बाद नावों की संख्या के बारे में राजेश उपाध्याय की कमेटी जो बनी कोर्ट के द्वारा, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए, उसकी रिपोर्ट के साथ हमने 7 दिन झील के अंदर ही दिन भर झील के अंदर कार्य किया। एक एक नाव का साइज, बोट कितनी बड़ी है, किस काम की आ रही है, कितनी सवारी बैठने की क्षमता है, और दूसरा 78 नावें, एक 483 MCFT की झील के अंदर 73 नावें चल रही है, और 41 जेटी, यानी कि 2 नाव पे 1 जेटी। जेटियों की वजह से, नावों की वजह से सनलाइट पानी में नहीं गिरती है। सनलाइट पानी में नहीं गिरती तो ऑक्सीजन रिचार्ज नहीं होता है। ऑक्सीजन रिचार्ज नहीं होता है तो जलीय जीवों का दम घुटता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। उसके लिए भी मुकदमा चल रहा है। ये करके जिलों के संवर्धन के लिए सारे काम, मतलब जीवन समर्पित है, काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा। ऐसी कई चीज़ें हैं जो मैं भूल चूक में बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बता सकता हूँ। तेज शंकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल पे आके बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बातें बताई। अब थोड़ा पीछे जाते हैं, थोड़ा राजा महाराजाओं के ज़माने में भोपाल जी के राज से लगाकर उदय सिंह जी के राज तक चलते हैं। इन जिलों को क्यों बनाया? ये उदयपुर के महाराणाओं की बहुत बड़ी सोच थी कि सभी जिलों को कनेक्ट किया एक दूसरे से। बड़ी को फतेह सागर से, मदार को फतेह सागर से, पिछोला को फतेह सागर से, फतेह सागर को, पिछोला को गोवर्धन सागर से, गोवर्धन सागर को फुटा तालाब से, और जिलों की नगरी जो ये शहर कहलाता है, जैसे से ये जिले एक चांद की तरह है। और चांद की खूबसूरती कब होती है? जब सितारे हों। तो उदयपुर के अंदर आसपास 42 छोटी जिले, उन छोटी जिलों की वजह से उदयपुर जिलों की नगरी कहलाता है। पिछोला, फतेह सागर, बड़ी, गोवर्धन सागर, ये सब जुड़े हुए हैं। और इसमें से नीचे के हिस्से से उदय सागर तक 6 तालाब जुड़े हुए हैं, और इधर छोटे 42 तालाब छोटे, उसमें से 20 निजी खातेदारी के हैं। और मेरा ये निवेदन है, मैंने अभी जल शक्ति मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी, जल शक्ति मंत्रालय को भी बड़ाला जी है अध्यक्ष, उनको भी बताया कि उस जमाने में जिनको पेटाकास्ट अधिकार दिए गए, वो पेटाकास्ट अधिकार के समय पे रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता था। तालाब का पानी जो है, पशु पक्षी जीव जंतु हम सब पीते हैं। जो पानी हम पीते हैं तो उसमें जलीय जीव भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, और सभी जीव जंतु पानी पीते हैं। तो वो रासायनिक पानी जो है वो जमीन के अंदर जा रहा है, और जमीन के अंदर जाकर भूगर्भ जल को जहरीला बना रहा है। इसलिए आवश्यक है कि खेती का पे प्रतिबंध लगाया जाए, पार्किंग में, और उनको रोका जाए किसी तरह से। जॉब कार्ड, जन आधार कार्ड, आई जाओ, आपको सब कागज ले आओ। तेज शंकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तेज सिंह जी, ये बताइए कि आपको क्या हुआ ऐसा जो आप इस झील के प्रति इतना स्नेह है? मैं झील के किनारे पे रहता हूँ। बचपन से झील में जब छोटे थे तब हम घाटों की सफाई वगैरह करते थे। दूसरा, इसमें कई नाले गिरे थे, कई बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। आज अगर देखो तो एक मछली भी नजर नहीं आ रही है वास्तव में। है कितनी बड़ी देखी थी? मैंने 25-25, 40-40 किलो की मछली इसी देखी इसी यहाँ पे। झील और में? अरे यार, घूमती हुई नजर आती थी। लोग कांटा डाल के निकाल देते, हलट मार के भी मार देते थे, और लोग खाते थे। लोग, मैं मेरे बचपन में, मेरे जवानी में कभी भी झील के किनारे घूमता हुआ पानी पीने घर नहीं गया हूँ। यही पानी मुंह मार के गाय की तरफ पिया है, कभी गंदगी नहीं हुई। लेकिन आज इस पानी को छूने से मात्र से मतलब बीमारी होने का खतरा, नाना तो बहुत दूर की बात है। ये जहर किसने घोला है? ये जहर शिविर से गुला, नागरिकों ने अपने दायित्व को नहीं समझा, और कूड़ा कचरा, प्लास्टिक की बोतलें, शराब की बोतलें, सड़ा हुआ खाना, होटलों का बचा हुआ खाना सब डालने लगे अंदर। तो हम कई बार मरे हुए जानवर तक में निकलवाए मैंने, मरे हुए जानवर डाल जाते हैं अंदर, मरे हुए जानवर के अवशेष डाल जाते हैं। उन अवशेषों की वजह से सड़ान होती, सड़ान होने के बाद नाना प्रकार के बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो झील के जल को, गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। हमारा प्रयास है झील की जल की पवित्रता बनी रहे, जलनयन की पवित्रता बनी रहे, झील सुरक्षित रहे, झील साफ रहे। झील एक जीवित है, तो जीवित झील जो है वो हमें कहती है कि बेटो मैं तुम्हें तो साफ रखती हूँ, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती हूँ, लेकिन तुमने इस झील को बिगाड़ा है, इसलिए तुम ही अब सुधारो इसको। तेज शंकर जी पालीवाल साहब, एक आखिरी सवाल ये था,
जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और झीलों से जुड़ा हुआ सवाल है कि इस नगरी को राजा ने बसाई है, इन झीलों को राजा ने बनाया है। राजा की इतनी बड़ी सोच थी, आज राजा इससे दूर क्यों हो गए? राजा देखो, जब राज्य का राष्ट्रीय विलीनीकरण हुआ उस समय जो विरासतें थी वो सरकार को चली गई। अब राजा जो है, राजा सिर्फ कमाई के धंधे में लगे हुए हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं झील जाए कहीं भी वो सड़े गले उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि न तो वो पानी पीते मेरे गरीब की तरफ झील का है। दूसरा उनको ये है कि हमने सरकार को दे दिया, अब हमारा क्या लेना देना है। वो बड़े लोग हैं, उनको कभी झील की तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। वो जाते हैं लेक पैलेस में घूम फिर के चले जाते हैं, कहाँ हो रहा है क्या हो रहा है, कहाँ नाले गिर रहे हैं, कहाँ पानी हो रहा है, कहाँ पानी सड़ाल मार रहा है, कहाँ मतलब सीवर झील में जा रहा है, कोई उससे उनका लेना देना नहीं है। उन्होंने तो रियासत सौंपी, उसके बाद जय श्री कृष्ण, उनको कोई भी लेना देना नहीं। एक तरह से हम कहें तो जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना। जिम्मेदारियों से नहीं, नागरिक कर्तव्यों से मतलब मानना, क्यों वो नागरिक है। अगर उनकी भागीदारी रहती इन झीलों के प्रति तो आप क्या सोचते हैं कि उनकी भागीदारी चाहिए, क्योंकि झीलों के किनारे, झीलों के अंदर जगमंदिर जगनिवास से करोड़ों रुपया महीना वो कमाते हैं। तो इन झीलों के संवर्धन और संरक्षण के लिए उनको भी अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। कम से कम झील के अंदर सफाई के लिए अपने में श्रमिक लगावे, साल में ज़्यादा नहीं तो 100-150 दिन भी अगर श्रमिक लगा के झीलों के किनारे घाटों की सफाई वगैरह करवावे तो उनका एक सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है कि वो झीलों के प्रति समर्पित होकर कार्य करें। ये विनती है मेरी। लेकिन तेज शंकर जी पालीवाल साहब, बहुत अच्छी बातें बताई। एक आखिरी सवाल, क्या सपना देखा आपने झील को लेकर? मेरा सपना एक ही है कि ये झील स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और जल की पवित्रता बनी रहे, क्योंकि मेरे जैसे गरीब लोग यही पानी पीते हैं। आप स्वयं पीते थे क्या? ऐसे मैं तो जानवर की तरह झुक के पानी पीता था यहाँ पे, लेकिन आज इस पानी को छूने से डरता हूँ। क्या वैसे ही पानी वापस चाहिए आपको? वही पानी हो, वही जल की गुणवत्ता हो, वही जल की पवित्रता हो, तभी मजा आएगा। क्या नागरिक आपकी इस बात को सुन रहे हैं, क्या मदद करेंगे? आपको क्या लग रहा है? नागरिकों से तो मेरे को एक ही विनती है कि आप अपना कूड़ा कचरा, घरेलू कचरा, मरे हुए के बिस्तर, कपड़े, मरे हुए जानवरों के अवशेष झील में नहीं डालें। आप खाली इतने से सहयोग कर लो, बाकी सहयोग तो भगवान जैविक विधि से हम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो होगा, हम सफल भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तेज शंकर जी पालीवाल साहब का, जो हमारे चैनल पे आए, उदयपुर की खूबसूरती, उदयपुर के ऐतिहासिक झीलों के बारे में। और आज मेरे को भी पहली बार पता पड़ा कि 42 जिले। हाँ, 42 चला है। मेरे को भी आपके माध्यम से, क्योंकि बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। कहीं से भी कुछ सीखने को मिले तो मित्रों सीखना चाहिए। और ये देखिए, मैं इस झील की अगर बात करूँ स्वरूप सागर की, तो स्वरूप सागर शायद उदयपुर का सबसे गंदा घटिया तालाब था, जिसके अंदर जाना तो ठीक है, उंगली लगाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन आपके प्रयासों से आज ये सब देखिए, ये आज पूरा जो स्वरूप सागर है आज स्वच्छ है। इतना अच्छा तो हो गया है कि इसमें नहा सकते हैं। वो डीवीडी की मशीन चल रही है, 8 लाख रुपया महीने का खर्च होता है। लो बोलो। अब 8 लाख रुपया महीने का जो खर्च हो है वो उसका कोई परिणाम नहीं है। वो होटलों के किनारे किनारे घूमती है और काम करती है। बाकी 8 लाख रुपया मतलब 4 करोड़ 80 लाख रुपया 5 साल का मुझे RTI में सूचना दी उन्होंने। 4 करोड़ 80 लाख रुपये का मतलब है 96 लाख रुपया सालाना, और 8 लाख रुपया 12/8 8 लाख रुपया महीने का खर्च होता है। 8 लाख रुपये में यानी 26-27 हज़ार रुपया पर डे, जबकि वो मशीन 1.25-2 लाख में चल सकती है। 30 लीटर डीजल 3,000 रुपये का, 60,000 रुपये तनख्वाह उनकी, 1,000 रुपया पर डे मेंटेनेंस, 1 करोड़ 1,80,000 रुपये महीने में मशीन चल सकती है। उसका मैंने मुद्दा भी उठाया कई बार, लेकिन उसको नहीं माना। आज भी 6 लाख रुपये से ज़्यादा ले रही महीने का, जबकि नहीं होना नहीं चाहिए। तो नगरवासी अगर इस बात को सुन रहे तो आइए, हमारे तेज शंकर जी पालीवाल साहब की इस बात को आगे उठाइए, इस बात को समझिए और इनके बातों पे करिए। इन्होंने एक एक मुद्दे की बात कही है। मैं चाहता हूं कि इनका सपना पूरा हो, तेज शंकर जी का सपना पूरा हो। इन्होंने जैसे पानी पिया था वैसे हम भी पानी पी के देखें। इतनी सुंदर झीलें राजा महाराजाओं ने बनाई हैं। मैं राजा महाराजाओं से भी आग्रह करता हूँ, जो जिंदा है, जिनकी आत्मा जिंदा है, वो भी इस झील के लिए योगदान दें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और मैं उन बहनों से भी निवेदन कर रहा हूँ जो अभी काम करने वाली है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के अंदर जो काम करने वाली बहनें हैं, वो भी इस झील को साफ सुथरी रखें। ये अपने घर की तरह है। जैसे अपने मटके को साफ रखा जाता है, धोकर किस प्रकार से पानी पिया जाता है, उसी प्रकार से इन झीलों को आपको रखना है, सजना है, संवारना है,
इसकी डिज़ाइन करनी, जैसे मटके पे कुम्हार कैसे डिज़ाइन करता है उस तरह से आपको तराशना है। ये जो आप देख रहे हैं हम्म। ये सीवर लाइन, ये विश्व में पीने के पानी के अंदर कहीं भी सीवर लाइन नहीं होती है। अच्छा। ये मेरे शहर की खूबसूरती है, समझ लिया, या दुर्भाग्य कहो, ये झील के अंदर सीवर लाइन पड़ी हुई है। देख लो, तो ये सीवर के ये लगाए गए हैं, इसके डूम लगाई गई इसको ये खूबसूरती के खाली लिए। लोग बाहर के आदमी को ये बनाने के लिए हाँ। कि ये सब छतरी बनाई है, जबकि इसके नीचे सीवर लाइन सीवरेज चल रही लाइन जा रही है। और पीने के पानी के अंदर सीवर लाइन कभी विश्व में कहीं नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और आशा करते हैं कि आपके इस सपने को ज़रूर हमारे नगरवासी पूरा करेंगे। गंदी बोतलें, गंदा कूड़ा न डालेंगे और अपने नियमों का पालन करेंगे। इसी झील के अंदर से सीवर लाइन डालते वक्त 4.5 लाख बोरी सीमेंट प्लास्टिक के बोरे मिट्टी डाली गई थी फतेह सागर से लाके यहाँ पे। उसको निकालने के लिए भी मैंने प्रयत्न किया और उसको निकलवाया यहाँ से। 4.5 लाख बोरी यानी बहुत बहुत 1 धन्यवाद। लाख टन सीमेंट मतलब मिट्टी। उसमें गुलाब चंद जी कटारिया का सहयोग रहा, किरण माहेश्वरी जी का सहयोग रहा, क्षेत्र की जनता का भी सहयोग रहा। लेकिन मैं मतलब मजाक में कहता था कि मैं इसी इमली पर लटक जाऊंगा अगर ये कट्टे बाहर नहीं निकाल पाया। बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर जी का, बहुत बहुत धन्यवाद।